नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज इस सप्ताह की ये अंतिम क्लास है और राजस्थान की जो चित्रकलाएं अपन कक्षा 10 की किताब में से पढ़ रहे हैं उसका ये पार्ट 3 है। अभी इसका एक पार्ट और आएगा आप लोगों के लिए, वो सोमवार को आएगी क्लास। क्योंकि जो नए विद्यार्थी बीच में से क्लास देखते हैं उन्हें थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि अपनी जो भी क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के लिए आ रही है, पहली बात तो ये कि पूरे कोर्स ही आते हैं, कोई सैंपल क्लास नहीं है। ठीक है, सारे सारे जब एक क्लास आपको किसी बैच की देखने को मिल रही तो पूरा कोर्स यहीं यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। हमारे एप्लीकेशन पे एक भी क्लास आप खरीद नहीं सकते, टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो, वो लागत मूल्य में है। तो ये जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए कि अपनी क्लासेस सोमवार से शुक्रवार रहती है, सप्ताह में 2 दिन आपको रिवीजन के लिए दिए जाते हैं। पूरे सप्ताह आपने जो पढ़ा है वो 2 दिन आप लोगों को रिवाइज करना होता है। ठीक है, फिर सोमवार से शुक्रवार फिर से आएगी, क्योंकि हर शनि और रविवार को कुछ बच्चों के कमेंट आ जाते हैं, सर आज क्लास क्यों नहीं आई। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, आप लोगों के बढ़िया तरीके से क्लासेस चल रही है, अच्छे से याद हो रहा है, तो इसी याद करने की कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज स्पेशली अपन जो पढ़ने वाले हैं वो अपन पढ़ेंगे भाई साहब मारवाड़, मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल क्या नहीं, तो मारवाड़ स्कूल स्पेशली देखो, यदि मारवाड़ रो नाम आवे तो मारवाड़ यानी कि जोधपुर ध्यान रखना। लेकिन जोधपुर के अलावा एम बीकानेर भी आए, एम बीकानेर भी आए, एम थार किशनगढ़ भी आए। ठीक है, किशनगढ़ में भी राठौड़ों का ही राज था, किशनगढ़ भी आएगा। इसमें आप लोगों को मैं अजमेर भी पढ़ाऊंगा। अजमेर के अलावा इसके अंदर अपन नागौर शैली भी पढ़ने वाले हैं। नागौर के अलावा इसके अंदर अपन जैसलमेर शैली भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारी सारी जो है अपन ये मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब कल की जो क्लास थी वो मेवाड़ स्कूल पे थी, उसमें नाथद्वारा चित्र शैली की एक स्लाइड अपनी बाकी रह गई थी, मिसिंग थी बीच में से, मुझे ऐसा लग भी रहा था। और फिर मैंने वापस क्लास के अंत में देखा तो एक स्लाइड मिसिंग थी, उसमें नाथद्वारा चित्र शैली के जो चित्रकार है वो और विशेषताओं से संबंधित वो बाकी थी। तो सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, फिर अपन मारवाड़ चित्र शैली को शुरू करेंगे। देखो टापो जिको अपन नाथद्वारा चित्र शैली वाली स्लाइड में बाकी होनी मैटर बिम ध्यान ध्यान देना है कि देखो प्रमुख रंग कौन से, इसमें हरे और पीले रंग है। क्यों? क्योंकि देखो ज्यादातर देखो पीतांबर वस्त्र कया करें, कृष्ण भगवान पहनता जी को पीतांबर, पीतांबर यानी पीत है अंबर जिसके, पीले हैं अंबर यानी पीले हैं वस्त्र जिसके। ठीक है, मैं थान हिंदी नहीं पढ़ा रही हूँ, हिंदी पढ़ा तो पूरा एक एक विश्लेषण कर बता दे तो, क्योंकि थान ध्यान है रीट जी को इतनी 2016 वाली बिम मेरे 30 29 प्रश्न राइट था हिंदी में। सबसे ज्यादा जिस पोर्शन में मेरे सही थे वो हिंदी के अंदर सही थे। और मैंने बीच में कुछ क्लासें दी भी थी स्टार्ट में, जब अपना चैनल बना उसके समय हिंदी की क्लासें दी थी, आप लोग वो देख सकते हो। उसमें आपको वर्ण विचार वगैरह बहुत अच्छे से एकदम सही तरीके से और शॉर्टकट में याद हो जाएंगे, तो वो देख लेना। ठीक है, क्योंकि आगे आ रही है रीट, आप लोगों के काम आएगी। फिर देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, पीले रंगों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है और हरे, क्योंकि देखो पेड़ पत्तियां वगैरह ये दिखाई है तो हरे रंग है। मुख्य दृश्य क्या क्या है? केंद्र में श्रीनाथ जी की मुख्य आकृति है, केंद्र के अंदर चित्र से भी ध्यान रखो कि श्रीनाथ जी की मुख्य आकृति गाय है, गाय श्रीनाथ जी की तरफ देखती हुई। फिर बादल है, पुष्प वर्षा करते हुए भगवान है, और क्या दिख रहा है? केले के वृक्ष दिख रहे हैं, हरियाली दिख रही है। ठीक है, तो यही है, गायों का मनोरम दृश्य है, आसमान में देवताओं का अंकन है, पृष्ठभूमि में सघन घनी वनस्पति है, और कदली यानी केले के वृक्षों की प्रधानता है। भाई साहब लिक्विड चीज नहीं भी पढ़ोना, खाली थे ध्यान चित्र देख ले तो थार पूरा ध्यान में आ जाए। क्या देखो, देवता है, पृष्ठभूमि में क्या है? सघन वनस्पति है, केले के कदली के वृक्ष है, गायों का मनोरम दृश्य है, गाय श्रीनाथ जी की तरफ देखते हुए है, श्रीनाथ जी की मूर्ति जो है वो बीच में है, मध्य में है। ये विशेषताएं हैं। सीधी सीधी याद होने रो तरीको ओई है कि फोटो देख लो, फोटो सीधो थान याद हो जाए। फिर देखो चित्रकार जो नाथद्वारा चित्र शैली के हैं उसमें बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग। देखो ज्यादातर आप लोग ध्यान रखना भगवान के नाम से है, ज्यादातर यहाँ के चित्रकार जो है, क्योंकि देखो भगवान की विशेषता यहाँ तो भगवान के नाम से है। कैसे? कि देखो रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, और ते बच्चे कह दो गुरु जी चंपालाल और घासीराम तो भगवान का नाम को नहीं, और तुलसी राम भी भगवान नाम को नहीं। तो जट्टे भगवान वे बट भगत भी वे, चार नाम भगवान रा आएगा तो 3 नाम भक्तों रा भी आना चाहिए। भगवान री पूजा करी कौन? तो भगत भी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे भगवान और भक्तों के नाम याद रख लेना, आपको चित्रकारों के नाम याद हो जाएंगे। वैसे ज्यादातर जगह आप देखोगे तो चित्रकारों के नाम ये भगवान के नाम से रिलेटेड मिलेंगे, क्योंकि प्राचीन समय में ये रेमो, ये पिंटू,
ये जो है इस तरीके के नाम नहीं रखे जाते थे, पहले बहुत ही व्यवस्थित तरीके से नाम रखे जाते थे। आजकल भी रखे जाते हैं, कुछ एक जगह जो है नाम बिगाड़ के रख दिए जाते हैं, बिगड़े हुए नाम भी रख दिए जाते हैं। हालांकि नाम है भाई साहब, काम बढ़िया हो जाए तो नाम अपने आप सुधर जाए। लो स्क्रीनशॉट। चले आगे बढ़े। अब शुरू करते हैं अपन मारवाड़ चित्रशैली को। मारवाड़ चित्रशैली के अंदर, मारवाड़ स्कूल के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया अपने को क्या क्या पढ़ने हैं। तो समूह पहली पहल थे, ध्यान रखो मारवाड़ चित्रशैली को परिचय आपका पढ़ा तो मूल वैभव या मुख्य रूप से देखो मारवाड़ चित्रकला का मूल वैभव जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जाता है। ये वास्तविक है, मैं थान कहो कि मारवाड़ जट जट नाम लिखियोड़ो आवे नहीं थे, सीधो ही समझ जाओ कि जोधपुर है भाई, मारवाड़ के राठौड़ यूं पढ़ा तो मारवाड़ यानी जोधपुर के राठौड़ पढ़ा दियो। मैं थान पूरो पूरो जोधपुर राठौड़ पढ़ायोड़ो भाई। चीज ध्यान रखनी है, विस्तार क्षेत्र कौन कौन से है जोधपुर के अतिरिक्त, कहां कहां है, जैसलमेर है, नागौर है, अजमेर के कुछ भागों में मारवाड़ शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इनके अलावा भी मैं थान बताइयो नागौर है, नागौर तो चलो एम भी लिखियोड़ो है, नागौर के अलावा किशनगढ़ है, किशनगढ़ के अलावा फिर आप लोगों के जैसलमेर आ गया, इसके अंदर बीकानेर है, बीकानेर भी इसी के मारवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत आता है। मुख्य विषय वस्तु क्या है मारवाड़ शैली के अंतर्गत, मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यानों जैसे कि ढोला मारू आदि की प्रेम कहानियों पर आधारित चित्र है। ढोला मारू जद जद आवे ना शब्द तो ध्यान रखियो कि ऊंट पे बैठी हुई दंपति, ये पूछा गया है 2-3 बार कि ढोला मारू घोड़े पर कैदी दर्शाए तो ढोला मारू नहीं है, ऊंट पर बैठी हुई दंपति दर्शाते हैं तो क्या ध्यान रखना है कि ढोला मारू। ढोला मारू के चित्र जो है यहाँ की विशेषता है, पीले रंग की प्रधानता है, यहाँ भी बादाम जैसी आंखें, यहाँ पे जो है इनकी विशेषता है कि आगे क्या आएगी, बादाम जैसी आंखें, क्या आएगी, बादाम जैसी आंखें, ये विशेषता है यहाँ की, है ना, ये विशेषता है। यहाँ पे चील कौवा वगैरह पक्षी के अंदर है, घोड़ा ऊंट वगैरह ये जो है जानवरों के अंदर है। तो देखो ऐतिहासिक तथ्य के अंदर लामा तारानाथ का एक मत है, तिब्बती इतिहासकार थे लामा तारानाथ। लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारुदेश, मारुदेश यानी कि अपने मरु प्रदेश, मरु प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति को चित्र बनाते हुए देखा और उस व्यक्ति का नाम था श्रृंगधर। जब इस चित्रकला की पहली क्लास आई थी तब मैंने आपको परिचय में बताया था कि यहाँ के जो है पहला चित्रकार जो माना गया वो श्रृंगधर था और वह मरु प्रदेश के राजा सील का दरबारी था। किसका था, राजा सील का दरबारी था। तो यहां लिख सकते हो आप, यदि यहां भी लिखना चाहो कि राजा सील के समय जिनका उल्लेख किसने किया है, उल्लेख किया है लामा तारानाथ ने। इस चित्रकार का नाम श्रृंगधर था जिसने यक्ष शैली को जन्म दिया, यक्ष शैली के चित्र बनाए। यक्ष शैली के चित्र कैसे होते हैं, जब चीजें अपन इमेजिन करने लग जाए, अपने दिमाग में वो चीज जो पढ़ रहे हैं वो चीज देखने को मिल जाए तो ज्यादा और जल्दी याद होती है। तो यहीं पे आप यक्ष शैली देख सकते हो, लामा तारानाथ ने जिक्र किया है कि श्रृंगधर ने यक्ष शैली को जन्म दिया। अब क्यों भी तरीके एग्जामिनर पूछे ना भाई साहब अपन लारे नहीं रहना है, और थान बताऊं रीट मेंस रो रिजल्ट आयो, मैसेज में मार बरियोड़ा है मैसेज सारा गुरुजी मेरे सिलेक्शन होगा, गुरुजी मेरे सिलेक्शन होगा। मैं सिर्फ एक स्क्रीनशॉट घालियो टेलीग्राम में, इनके अलावा भी मेरे पास सारा स्क्रीनशॉट आयोड़ा है। पर अपार क्या वो उद्देश्य कौन रहा, अपन कोर्स बेचनो को नहीं ना, तो यही वास्ते अपार उद्देश्य कौन रहा कि हर एक प्रत्येक जो है स्क्रीनशॉट बताओ। अभी बच्चा मैसेज करे मेहमान कांग्रेचुलेशन कह दा और शुभकामनाएं दे दा, क्योंकि आपनो मतलब मकसद के हो कि आने घर सफलता पहुंचनी है। आपनो मकसद वो कौन हो कि आने घर सफलता पहुंचे, बिन अपन निमित्त बड़ा अपार पाछो जो है व्यापार सेट करा। हमारा काम है आप लोगों को सफलता तक ले जाना। यदि हमारा काम आपको यूज करके और फिर और वृद्धि करना होता तो ये चीजें करते। ये एक तरह से एक तरफ ठीक भी है कि जब यदि प्रचार होगा प्रसार होगा तभी जो है ये चीजें और लोगों तक पहुंचेगी और लोगों तक हित भी होगा, लेकिन ये चीजें तो अब तक पहुंच चुकी है तो अब उसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है। सभी को पता है यदि कहीं कोई अपने जीजीडी चैनल के बारे में मेरे बारे में कुछ बोल भी देता है तो विद्यार्थी वहां मोर्चा खोल देते हैं। किस कारण होता है ये, क्योंकि उन्हें भावनाएं पता है कि सर कभी भी मिस गाइड का वीडियो नहीं बनाते। आज थे देखिए चारों तरफ यूआरओ का वीडियो बने हुआ जब वैकेंसी रखी ठिकाना कौन, तो भी यूआरओ वीडियो बना क्यों, क्योंकि एक प्राइम वैकेंसी है तो व्यूअरशिप अच्छी आवे। अपा क्लास का देने ऊंचा कौन आ रहा, भले 15-20 हजार 25 हजार लोग देख रहे हैं डेली, ठीक है, लाखों कौन देखे बार, क्योंकि जो है सीजन नहीं है, पीक टाइम नहीं है, पर तो भी अपन वह वीडियो कम बनाने की कोशिश करा कि हाँ अपन लागी कि थोड़ा बहुत ज्यादा मिसगाइड हो रही है, बी टाइम बनावा। तो ये भावनाएं बच्चे जानते हैं और इन्हीं भावनाओं के कारण हम ऐसे वीडियो बना नहीं पाते। स्टार्ट में मैं बनाता था प्रारंभ में, क्योंकि प्रारंभ में इन चीजों से
इतना जो है धीरे धीरे हमें भी सीखने को मिला कि ये चीजें क्या ठीक है, इसमें से क्या ठीक नहीं है। स्टार्ट में अपन ने भी 1-2 साल काफी बनाए थे, लेकिन अब इन चीजों को इग्नोर करते हैं कि जो व्यवस्थित है काम की चीज है वही विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाए। विद्यार्थी विश्वास करते हैं तो उस विश्वास पे खरा उतरा जाए। देखो प्रारंभिक चित्रावशेष में देखें, मारवाड़ शैली के सबसे शुरुआती चित्रों के अवशेष प्रतिहार कालीन ग्रंथ ओग नियुक्ति वृत्ति, ओग नियुक्ति वृत्ति। अब ये ओग नियुक्ति वृत्ति जो है इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि ये 1060 ईस्वी के अंदर मिले हैं। एक और था इसके साथ में, कौन सा था बेटा जी? 10 वैकल्पिक सूत्र। एक और कौन सा था? ओग नियुक्ति वृत्ति और 10 वैकल्पिक सूत्र। कौन सा था? 10 वैकल्पिक सूत्र। ये देखो प्रतिहार कालीन है, ये ध्यान रखना। और ये दोनों के दोनों कहां पड़े हैं? जैसलमेर के संग्रहालय के अंदर पड़े हैं। तो यहाँ पहली स्लाइड से रिलेटेड चीजें याद हो गई। क्या क्या याद रखने लायक चीजें हैं? मारवाड़ चित्रशैली इज इक्वल टू जोधपुर चित्रशैली। जोधपुर चित्रशैली या मारवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियां आ गई, वो सारी बातें ध्यान रखनी है। फिर इसकी विशेषता यानी स्पेशली चित्र ढोलामारू या प्रेमाख्यान पे आधारित चित्र मिलेंगे, महेंद्र मूमल वगैरह मिलेंगे आपको, ढोलामारू मिलेंगे। तो प्रेमाख्यान पे आधारित जो चित्र देखने को मिले तो ज्यादातर आप लोगों को मारवाड़ चित्रशैली के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा फिर लामा तारानाथ जो तिब्बती इतिहासकार है उन्होंने श्रृंगधर का जिक्र किया, और श्रृंगधर राजाशील के समय थे जिन्होंने यक्ष शैली को जन्म दिया है। ये मुख्य बातें हैं जो आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी थी। फिर ओग नियुक्ति वर्ती वाला तो अपन 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखो अब शासकों के समय जोधपुर शैली का विकास, क्या अलग अलग शासकों के समय अलग अलग विकास। यदि अपन स्वर्ण काल की बात करें तो स्वर्ण काल के अंदर 2 शासक याद रखने हैं। पहले नंबर पे ध्यान रखना आपको राव मालदेव, और दूसरे नंबर पे ध्यान रखना है राजा जसवंत सिंह। ठीक है, ऑब्लिक में ध्यान रखना, यदि स्पेशल जोर देके पूछा जाए तो मालदेव को आप सही करके आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों ऑब्लिक में ध्यान रखना है आपको स्वर्ण काल की यदि बात करते हैं। अब अलग अलग जो है इनके समय में अलग अलग शासकों के समय पड़ते हैं। जैसे राव मालदेव का काल, मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने के लिए राव मालदेव को जाना जाता था। राव मालदेव एक बहुत वीर पराक्रमी शासक हुए हैं, हस्मत वाला शासक जिन्हें कहा जाता था, जिनके मतलब नाम से अफगान वगैरह बहुत डरते थे। आप लोगों ने अपने जोधपुर के शासक पढ़े जब, बहुत अच्छी तरीके से इन्हें पढ़ा है, फारसी इतिहासकारों ने बहुत तारीफ की है इनकी। देखो प्रमुख उदाहरण इनके समय देखें तो चोखेलाव महल और उत्तराध्ययन सूत्र। क्या ध्यान रखोगे? चोखेलाव महल और उत्तराध्ययन शिष्य सूत्र जो है, चोखेलाव महल के भित्ति चित्र तथा चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र इनके समय विशेष रूप से ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखेंगे? सन 1610 में लिखित एवं चित्रित भागवत में मेवाड़ एवं मारवाड़ दोनों की विशेषताएं मिलती है। ये अलग रूप से ध्यान रखना है, ये अलग ध्यान रखना है। विशेष नोट है कि सन 1610 में, क्या ध्यान रखोगे? सन 1610 में लिखित और चित्रित भागवत में मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती है। फिर इसके अलावा ध्यान रखेंगे अपन रागमाला चित्रावली, ये टाइम पीरियड ध्यान रखना 1623। ये क्रम से पूछे जा रहे हैं आजकल, चित्र क्रम से पूछे जा रहे हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में पारिजात अवतरण अपन ने पढ़ा है ना, ढोलामारू चित्र का टाइम पीरियड पढ़ा है। और यहाँ पे अपन जो है क्या ध्यान रखेंगे? रागमाला चित्रावली। क्या ध्यान रखोगे? रागमाला चित्रावली वीर जी द्वारा रचित है। ये 1623 के अंदर। कलाकार कौन है? वीर जी द्वारा पाली में चित्रित है। यहाँ भी पूछ सके कट चित्रित है तो वीर जी द्वारा पाली के अंदर चित्रित है ये। और पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए है। किसके लिए? विठल दास चंपावत के लिए ये चित्रित की गई है। ये यहाँ पे जो है आप देख सकते हो वीर जी चित्र बना रहे हैं। विशेषता क्या रही? लघु चित्रों में छोटे आकार की इकरी वसली पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित है। ठीक है, शुद्ध राजस्थानी शैली के अंदर अंकित है। रागमाला चित्रावली किसके द्वारा है? वीर जी द्वारा है। 1623 के अंदर है, पाली में चित्रित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, और यही चीजें क्रम से आप लोगों को पूछी जाएगी। याद रखनी पड़ी बेटा जी, याद कौन रखना तो सिलेक्शन क्या होगी। ठीक है, और याद रखने सब बेस्ट तरीको थान दे दियो है। अपा हमेशा इनोवेशन करिए, और वो सब खतरनाक इनोवेशन है जो यूट्यूब माते पूरी क्लास अटी चल रही है। ठीक है, चूकनो नहीं है भाई, बार बार कहना मतलब है चूक जो मत, बस ले स्क्रीनशॉट। चले आगे बढ़े। देखिए महाराजा जसवंत सिंह का काल, महाराजा जसवंत सिंह का काल। इस काल में जोधपुर शैली को एक नया, जोधपुर शैली के अंदर एक नया मोड़ आता है,
और चित्रों में कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। यही चीजें पूछी जाती है कि कौन से शासक के समय से कृष्ण भगवान के चित्र मारवाड़ शैली में देखने को मिलते। डायरेक्ट भी प्रश्न बने ना तो विचार करना पड़ेगा, इसीलिए इन चीजों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेना चाहिए। मुगल शैली का प्रभाव भी इनके समय देखने को मिला, और क्या कृष्ण भगवान के चित्र भी यहां से देखने को मिलते हैं। स्पेशली ध्यान रखेंगे महाराजा जसवंत सिंह के समय। महाराजा अजीत सिंह के समय देखें तो इस काल में मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र बने, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चित्र जीवंत है, चित्र अभी बोल उठेंगे ऐसा। इनको क्या कह सकते हैं अपन, और क्या कह सकते हैं, जीवंत चित्र। क्या कह सकते हैं, जीवंत चित्र इनके समय देखने को मिले। मुख्य विषय सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। देखो राजा बैठा है, राजा के आसपास कौन बैठे हैं, सामंत बैठे हैं, दरबार लगा हुआ है। ऐसे चित्र किसके समय देखने को मिले हैं, तो आप कहेंगे कि अजीत सिंह जी के समय देखने को मिले। सामंती संस्कृति का चित्रण किसके समय हुआ है, अजीत सिंह जी के समय हुआ है। ठीक है, फिर आओ आगे, राजा अभय सिंह जी का काल। इसमें देखो डालचंद ने इस काल में विशेष ख्याति प्राप्त की। ये चित्रकारों के नाम याद रखते चलना। प्रसिद्ध चित्र कौन से बने, महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र 1725 के अंदर। महाराजा अभय सिंह बैठे हैं, नृत्य देख रहे हैं, भाई साहब वाह क्या माहौल होगा उस समय है। शीशे से शीशा टकराए, इस तरीके के गीत तो नहीं चलते होंगे, लेकिन उस समय भाई साहब क्या चलता होगा। कभी अपने को मौका मिले वो वाला जीवन जीने का उस समय, तो पता चलेगा भाई। एक वो आता है ना, फ्लैशबैक में जाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, टाइम मशीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ऐसा कभी अवसर मिले तो अपन भी जाके देखें राजा महाराजाओं के काल में कैसे कैसा नजारा होता होगा है। भले अपन तो दरबार बनान उबो करता तो भी अपन नजारा देख ही ला गया, हाँ भाई क्या क्या चल रहा है, थोड़ा सा जो पढ़ रहे हैं उसको देखने को मिल जाए। हालांकि इन चित्रों के माध्यम से अपन जो है जान भी पा रहे हैं कि हाँ इसी तरह का माहौल होता होगा। ठीक है, चित्रों की वर्तमान स्थिति देखिए, ये चित्र मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर, और आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये है आप लोगों के जयपुर के संग्रहालय के अंदर भी सुरक्षित है। सिटी पैलेस जिसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, सिटी पैलेस के अंदर, सिटी पैलेस। ठीक है, जयपुर के सिटी पैलेस के अंदर भी ये संग्रहित है, ये चित्र वहां पे देखने को मिलेंगे। महाराजा मान सिंह, जब जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी की बात आए तब आप ध्यान रखना मान सिंह जी के समय नाथ संप्रदाय का प्रभाव जोधपुर चित्र शैली पे देखने को मिला था। आयस नाथ देव इनके गुरु थे। कौन थे, आयस नाथ देव इनके गुरु थे, जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त करके नाथ संप्रदाय के अंदर ये दीक्षित हुए। क्या ध्यान रखोगे, गुरु का नाम, महाराजा मान सिंह जी के गुरु का नाम क्या था, आयस नाथ देव, आयस नाथ देव। ठीक है, इन्होंने मारवाड़ की चित्रकला के अंदर, किसने, मान सिंह जी ने मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। मुख्य और विशेष क्या था, चार संप्रदाय के अनुयायियों होने के कारण इन्होंने गानों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए थे, गीतों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए थे इन्होंने। और प्रमुख चित्रकार कौन थे, अमरदास भाटी, खुशनाथ, कैलाशनाथ, नारायण, राम सिंह भाटी, शिवदत्त, भूतनाथ भाटी वगैरह। भाटी जितने भी थे ना, दाना भाटी, भूतनाथ भाटी, ये सारे भाटी जितने चित्रकार ज्यादातर थे वो जोधपुर चित्रकला शैली के अंदर थे। वैसे ध्यान रखना ये मुख्य नाम जो दे रखे हैं, अमरदास भाटी, खुशनाथ, कैलाशनाथ, नारायण सिंह, नारायण, राम सिंह भाटी, शिवदत्त, ये, इसके अलावा दाना भाटी, भूतनाथ भाटी, ये भी लिख लेना। विशेष नोट, चार संप्रदायों से निर्मित चित्रों के मारवाड़ की चित्रण की परंपरा को चरमोत्कर्ष पर देखा गया। और क्या ध्यान रखोगे, नाथ संप्रदाय, और क्या ध्यान रखोगे, नाथ संप्रदाय का विशेष प्रभाव देखने को मिला। नाथ संप्रदाय यानी कि भगवान शिव, भगवान शिव, क्योंकि शिव जी जो है ना नाथ संप्रदाय के अंदर आराध्य माने जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है मान सिंह जी का जहां जहां नाम आ जाए वहां पे आप ध्यान रखेंगे नाथ संप्रदाय का विशेष प्रभाव, नाथ संप्रदाय का विशेष प्रभाव देखने को मिला है। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे बढ़ा। अब देखिए यहाँ पे प्रधान जो चित्र रहे हैं, प्रधान विषय रहे हैं, वो क्या क्या रहे हैं, ढोला मर बन रहे हैं। ठीक है, ढोला मारू, ये ढोला मारू का चित्र है।
मूमल महेंद्र रहे हैं, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी आदि प्रमुख रहे। यानी कि क्या ध्यान रखोगे, प्रेमाख्यान पे आधारित है ना, प्रेम विषयक, लव स्टोरी बेस्ड। तो यहाँ पे जो है आप ज्यादातर देखोगे जैसे डोला मारू है, मूमल महेंद्र है, रूपमती बाज बहादुर है, कल्याण रागिनी चित्र है, ये ज्यादातर यहाँ के प्रमुख विषय रहे हैं। यदि अपन बात करें पुरुषाकृति, पुरुषों के चित्रण, तो इसके अंदर विशेषता रहे लंबे चौड़े और गठीले बदन के पुरुष, गलगुच्छ है ना, गलगुच्छ यानी कि यहाँ पे जो मूछे हैं, गलमुच्छ, गलमुच्छ यानी कि यहाँ पे जो मूछे हैं वो गालों तक आई हुई है, ठीक है, गालों तक घिरी हुई रहती, गालों पर घनी मूछे और ऊंची पगड़ी पुरुषों की विशेषता रही है। महिलाओं के चित्रण में देखें तो ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल फुंदनों का प्रमुखता से प्रयोग किया गया है। लाल फुंदनों का इसके अंदर प्रमुखता से प्रयोग हुआ है। और विशेष रूप से यदि अपन देखें कि निजी विशिष्ट देन क्या है, तो बादाम सी आंखें, ऊंची पाग जोधपुरी शैली की अपनी अनूठी पहचान रही है। मैंने आप लोगों को क्लास के स्टार्ट में ही बता दिया था जब जोधपुर चित्र शैली शुरू की कि बादाम सी आंखें, पीला रंग, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, चील कौवे पक्षी के अंदर ये भी ध्यान रखनी सारी चीजें। अब देखो रंग और प्राकृतिक तत्व, स्थानीय विशेषता के रूप में लाल और पीले रंग का प्रयोग, प्रकृति और पशु के रूप में देखेंगे तो मारवाड़ के मरुस्थलीय परिवेश का अनुकूलन यहाँ पे बताया गया है। खंजन पक्षी का बखूबी चित्रण किया गया है। और क्या ध्यान रखो, चील कौवे के अलावा खंजन पक्षी, ये स्पेशली पूछा जाता है, खंजन पक्षी का विशेष रूप से चित्रण इसमें देखने को मिलता है। और क्या है, जहां पे जो परिवेश देखे जाएंगे वो बनाएंगे, दौरे देखेंगे दौरे बनाएंगे, तो मरुस्थलीय चीजें ज्यादा देखने को मिली है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखिए आते हैं अपन बीकानेर की चित्र शैली के ऊपर। अच्छा, बीकानेर के चित्रकार है ना, ये उस्ताद होते थे भाई साहब, यहाँ के चित्रकार क्या होते थे, उस्ताद होते। उस्ताद और कहने का मतलब क्या है, ए उस्ताद। हाँ, अन ध्यान है कि बाद में यदि कोई चित्र देगी अपन तो ध्यान क्या पड़ी कि वो चित्र फलानियों बनायो, वो चित्र ढिकनियों बनायो, तो एक क्या करता, विथ डेट सिग्नेचर कर देता है ना, नीचे जो साइन करने की परंपरा चलती है आज भी। आप देखो आधुनिक चित्रकार जितने अपनी छाप छोड़ते, साइन करते, तो ये भी क्या करते थे, बीकानेर के चित्रकार साइन करते, सिग्नेचर करते थे, और ये उस्ताद कहलाते थे। क्या कहलाते थे, उस्ताद कहलाते थे। क्या ध्यान रखोगे, ये हस्ताक्षर करते थे, हस्ताक्षर सहित चित्र, ये हस्ताक्षर करते थे, ठीक है। देखो बीकानेर चित्र शैली का प्रादुर्भाव और इतिहास देखें, समय काल, इस शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। कब माना जाता है, 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। प्रारंभिक चित्र राव राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण में इस शैली के शुरुआती चित्र मिलते हैं। कब मिलते हैं, भागवत पुराण जो राय सिंह जी के समय लिखी गई है उसके अंदर मिलते हैं। और क्या ध्यान रखेंगे अपन कि मुगल कलाकारों का आगमन, बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ कलाकारों को अपने साथ ले आए। क्योंकि राय सिंह, आप देखो राय सिंह, मान सिंह, ये जो है स्पेशली जसवंत सिंह वगैरह मुगलों से बहुत प्रभावित रहे, इनके विभिन्न अभियानों पे गए हैं। तो क्या है वहां पे जो चीजें देखते हैं कि मुगल चित्रकार इस तरीके से बनाते हैं, जो बढ़िया पेंटर हो तो बिन लिया था हाथे, तो ये जो है मुगल चित्रकारों को अपने साथ ले आए थे। मुगल चित्रकार देखो इनके समय में बैठ के चित्रकारी कर रहे हैं। तो प्रमुख प्रारंभिक कलाकार के अंदर उस्ताद अली रजा, उस्ताद हामिदुद्दीन रुकनुद्दीन, और ये जो है जिनकी कलाकृतियों से बीकानेर शैली का उद्भव हुआ है, कौन, उस्ताद अली रजा, उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन, ये प्रमुख चित्रकार रहे हैं। तो ये मुगलों का प्रभाव इस पे, इस चित्र शैली पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और चित्रकार उस्ताद लगाते थे, ठीक, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो शासकों के समय, इसमें भी देखें अपन कि चरमोत्कर्ष किस किस के समय। यदि बीकानेर के स्वर्ण काल की बात करें तो अनूप सिंह के समय, राव अनूप सिंह के समय बीकानेर की चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। देखो टालो, महाराजा अनूप सिंह का काल, इस काल में बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप दिखाई देता है, और यह शैली अपने चरमोत्कर्ष पे थी। यानी कि क्या ध्यान रखोगे, ये इस चित्रकला शैली का स्वर्ण काल है। अनूप सिंह कला प्रिय शासक रहे हैं, अनूप सिंह कला प्रिय रहे। अनूप सिंह के काल के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, तो इनके समय रामलाल, अली रजा और हसन, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में सीधे सीधे, है ना, ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अभी जैसे कि एक बूंदी का चित्रकार लास्ट फर्स्ट ग्रेड वाले एग्जाम में पूछा है, जिसमें दे रखा सिर्फ किशन मिलान करना था, ऐसे लाडली दास किशनगढ़ के अंदर और जो है ये हसन बूंदी के अंदर, ये दो भी आ जाते तो मिलान हो जाता, एक भी आता ना हसन वाला भी आ जाता मिलान हो जाता। तो ये अपने दे रखी है, अपने जो फर्स्ट ग्रेड की किताबें थी वॉल्यूम, इसमें से
31 मई वाले में 20 सवाल राजस्थान जीके के, उसमें से 18 कवर हुए, और 3 जून वाले में से 20 में से 17 कवर हुए। छोटी छोटी पुस्तकें दी थी। तो क्या है कि जो चीजें सारगर्भित मैटर में होती है ना, वो जितनी असरदार होती है, वो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी चीजें दे रखी होती है, वो असरदार नहीं होती इतनी, क्योंकि सारगर्भित चीजें बार बार रिवीजन कर सकते हैं, बार बार और बार बार रिवीजन। जब आपको 20 में से 18 सवाल मिल रहे, 90% मिले, सिलेक्शन के लिए आखिर कितने चाहिए आपको। और सेम चीज राजस्थान जीके छोड़ो, जो चीज बाकी दी है, जैसे इंडियन हिस्ट्री दी है, पॉलिटी दी है, उनमें भी कवर हो रही है। तो भाई साहब यूं है कि मेहनत करानी तो रिजल्ट आए, तो मैं थाने भी वही कहूं कि मेहनत दम लगा के करना, रिजल्ट आएगा आपके पक्ष में। ठीक है, देखो चित्रण के आधार, उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी काव्यों को आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए। यानी कि देखो रामायण के चित्र मिलेंगे, भागवत पुराण के चित्र मिलेंगे, मेघदूत जो कालिदास की रचना उस पे चित्र मिलेंगे, बिहारी सतसई के चित्र मिलते हैं यहाँ पे, है ना। और क्या ध्यान रखो कि 18वीं सदी का बदलाव इसमें क्या आया, इस समय ठेठ राजस्थानी शैली में चित्र बने हैं जिनकी रंगत बिल्कुल अलग और अनूठी थी। ठीक है, ठेठ राजस्थानी मतलब है कि शुद्ध रूप से राजस्थानी प्रभाव देखने को मिलता है। अब कहा ठेठ पहुंच गो, ठेठ यानी कि ठेठ चरमोत्कर्ष मान सको थे, ठीक है, चरम मान सको, ले स्क्रीनशॉट। और ये सारी चीजें आपके आरबीएससी के अंदर लाइन टू लाइन लिखी हुई है, ठीक है, उसी को अपन पढ़ रहे हैं। देखिए अब बीकानेर शैली के अंदर शैलीगत विशेषताएं और प्रभाव और देखते हैं कि नारी चित्रण की क्या विशेषता है। मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के कारण एक हरी तनवंगी यानी दुबली पतली नारी, कोमल ललनाओं यानी स्त्रियों का अंकन इस तरीके से किया, कोमल ललनाएं यानी कि जो है कोमलांगी कह सकते हैं अपन, है ना। तनवंगी दुबली पतली सी बताई, ऐसे बहुत हष्ट पुष्ट नहीं है। रंगों का प्रयोग कैसा है, नीले, हरे, लाल, बैंगनी, जामुनी और स्लेटी रंगों का प्रचुर प्रयोग मिलता है। पगड़ियां कैसी है, मुगलों का प्रभाव रहा है इस शैली पे, तो देखो शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां चित्रित है। ठीक है, शाहजहानी शैली की पगड़ियां हैं, औरंगजेब शैली की पगड़ियां हैं, और ऊंची मारवाड़ी पाग भी देखने को मिलती है। मुख्य तत्व या पशु पक्षी देखें तो ऊंट, हिरण, बीकानेरी रहन सहन और राजपूत संस्कृति की गहरी छाप दिखाई देती है। ठीक है, ऊंट और हिरण के चित्र देखते हैं। और विशिष्ट चित्रण क्या है, बरसते बादलों में सारस मिथुनों यानी कि सारस जोड़ों की नयनाभिराम आकृतियां देखने को मिलती है। सारस के जोड़े थे तो मतलब स्लाइड में चित्र भी ध्यान नहीं देख लिया ना तो था याद हो जाए, ऊपर लो नाम ध्यान देख लियो, चित्र ध्यान देख लियो कि क्या दिखे, सारस जोड़ा दिखे है, ऊंट दिखे, हिरण दिखे है, और ये दिख रही है शाहजहां ने पकड़ी, औरंगजेब पकड़ी, बस और क्या है। दक्षिण शैली का प्रभाव भी पड़ा है, यहाँ के फव्वारों और दरबार के दृश्यों का जो चित्रण है वो दक्षिण चित्र शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाता है। क्यों फव्वारे वगैरह स्पेशली जो उस समय होते थे तो दक्षिण के अंदर होते थे। दक्षिण के अभियान पे राय सिंह जी भी गए थे तो वहां से ये चीज देख के आ गए, तो जहां से जो चीज देख के आए वही चीज बनवा दी। चित्रकारों को साथ में लेके जाते थे, चित्रकार भी देखते और चित्रकार देखते तो उसके अनुरूप बना देते थे। ले स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपन किशनगढ़ चित्रशैली। देखो किशनगढ़ चित्रशैली पे भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे नाथद्वारा चित्रशैली पे वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को पड़ता है मिलता है, वैसे ही इसमें भी देखने को मिलता है। तो देखो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, किशन सिंह ने सन 1609 में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली थी, और यहाँ पे जो है राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था, इसी कारण चित्रकला पे भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। मुख्य विषय क्या रहे, वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार रूप और बहुलता से देखने को मिलता है। स्वर्ण युग किसके समय रहा है, राजा सावंत सिंह का काल जो है वो स्वर्ण युग रहा है, जिनका नाम बाद में बदल के क्या हो गया था, नागरीदास हो गया था। तो स्वर्ण युग राजा सावंत सिंह का काल रहा है 1648 से 1748 से 1764। किशनगढ़ शैली की दृष्टि से यह स्वर्ण युग माना जाता है, और राजा सावंत सिंह नागरीदास के उपनाम से जाने जाते थे, इन्हें नागरीदास के नाम से जाना गया है। ठीक है, ध्यान रखना, सावंत सिंह को नागरीदास के नाम से जाना गया। सावंत सिंह के काव्य प्रेम, गायन, बनी ठनी के संगीत प्रेम और चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद, यहाँ का प्रमुख चित्रकार कौन रहा, मोरध्वज निहाल चंद के चित्रांकन ने इस शैली को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया। बनी ठनी एक गुजरी महिला थी जिसके नाक में बेसरी आभूषण है, ये अक्सर पूछा जाता है कि इनके नाक में जो है, अब जैसे इस चित्र में बताया नहीं वैसे इसमें जो है वेसरी आभूषण आता है, नाक का आभूषण जिसको बोलते हैं वेसरी, ये इनके पहना हुआ दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये सावंत सिंह की प्रेमिका थी, इसलिए इनका चित्रण बहुत देखने को मिलता है। बनाया किसने,
मोरध्वज निहाल चंद ने। लेकिन इसे राजस्थान की मोनालिसा कहा है किसने? एरिक डिक्सन और फैयाज अली ने जो है इन्हें राजस्थान की मोनालिसा कहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मोनालिसा के जैसा चित्रण है। मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था, और वो अपनी रहस्यमय मुस्कान के लिए जाना जाता है। लो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ा। देखिए बनी ठनी यानी कि राधा का रूप बताया इनके अंदर। विशेष पहचान क्या है? बनी ठनी अर्थात राधा के रूप सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली का मुख्य आकर्षण रहा है। भारत की मोनालिसा इन्हें कहा जाता है। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी के चित्र को भारत की मोनालिसा का दर्जा दिया। डाक टिकट भी जारी हो चुका है इनके ऊपर, और 1973 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। यदि इंटरनेट पे आप सिर्फ राजस्थान की चित्रकला लिख के सर्च करोगे इमेज, तो आपको बनी ठनी के बहुत सारे चित्र देखने को मिलेंगे। बनी ठनी, ढोला मारू, ये चित्र ज्यादा देखने को आपको मिलेंगे, यानी कि सबसे ज्यादा चित्र बनी ठनी का ही देखने को मिलेगा। प्राकृतिक परिवेश और रंग संयोजन देखिए, मुख्य प्राकृतिक दृश्य इसके अंदर क्या है? दूर दूर तक फैली झील, उसमें केली यानी कि क्रीड़ा करते हुए हंस, बतख, सारस और तैरती नौकाएं, ये चित्र की विशेषता रहेगी। यहाँ पे भी केले के वृक्ष देखने को मिलेंगे। और देखो भौरा, जीव के अंदर भौरा बहुत ज्यादा इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, दूर दूर तक फैली झीलें हैं, हंस, बतख, सारस, नौकाएं हैं, केले के गाछ यानी कि वृक्ष बहुत सारे, और रंग बिरंगे उपवन इसकी विशेषता रही है स्पेशली। और आप लोग देखोगे तो चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ा, ये यहाँ पे ये चित्र देखने को मिल रहा है, तथा प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण। ये देखो सिंदूरी का बादल देख रहे हैं आप, प्रातःकालीन ये सिंदूरी है, ये संध्याकालीन सिंदूरी बादल है, यानी कि सनराइज एंड सनसेट दोनों ही चित्र देखने को मिलता है। आधुनिक समय में आप आ गया था सनराइज और सनसेट गया था। ठीक है, तो ये वही सनराइज और सनसेट के चित्र देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्रमुख रंगों में आप देखोगे तो सफेद, गुलाबी, स्लेटी और सिंदूरी रंगों का विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट किशनगढ़ चित्र शैली का। आगे बढ़ते हैं। अब देखो किशनगढ़ चित्र शैली के अंदर शारीरिक बनावट देखें कि स्त्री और पुरुषों की शारीरिक बनावट कैसी बताई है। तो पुरुषों के अंदर देखिए लंबा, इखरा और नील छवि युक्त, नीला आभा वाला शरीर देखने को मिल रहा है। नीला आभा वाला, नील छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित श्वेत सफेद रंग की जो है मूंगिया पगड़ी। तो ये देखो मोती जड़ित, मोती लगे हुए हैं, ये यहाँ पे जो है मोती लगे हुए हैं, ये सफेद मूंगिया पगड़ी देखने को मिलती है। और उन्नत ललाट यानी चौड़ा माथा, देखो ललाट चौड़ो देखने को मिले। ठीक है, और खंजनाकृत कर्णांत, कानों तक खींचे विशाल अरुणाभ नयन, लालिमा युक्त बड़ी आंखें। जैसा इसमें बताया गया है वैसा ही चित्र आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब एक अपन पढ़ता खाली ए विशेषता पढ़ता, तो अपन इमेजिन कौन कर पाता कि ये विशेषता का चित्र कैसा होता होगा। तो ये विशेषता पढ़ी और आप चित्र देख रहे हो, अच्छा ये विशेषता इस चित्र की है, और बिल्कुल एक्यूरेट जो है इसका यहाँ पे बनाया गया है। नारी आकृति में देखो तनवंगी यानी दुबली पतली लंबी और गौर वर्ण गोरी। गौर वर्ण यानी कि गोरी है भाई, है नील कलर को नहीं, गोरी है एकदम। नुकीली चिबुक, चिबुक किनका? ठुड्डी ने, ठोड़ी। चिबुक किसको कहते हैं? ठुड्डी, ठोड़ी को बोलते हैं। सुराहीदार गर्दन यानी लंबी गर्दन, सुराही की गर्दन कैसी होती है? लंबी। यहाँ पे भी देखो महिला की गर्दन कैसी है? लंबी है। ये चिबुक है, ये चिबुक, चिबुक यानी ठोड़ी ये। ठीक है, पतली कमर, अब ये कमर कौन दिखे फोटो में, क्योंकि फोटो लियो अब पोर्ट्रेट ऊपर ऊपर। ठीक है, और लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें, ये आंखें जो है ये कमल पंखुड़ी सी आंखें हैं। मैं तो इन चित्रकारों की जो चित्र देखता हूं ना, तब लगता है कि इनके अंदर कितनी परफेक्शन थी, कितनी जबरदस्त तरीके से ये चित्रकारी करते थे कि आज अपन सोच नहीं सकते, वो उस समय चित्र बना देते थे। इस शैली में नारी पुरुष दोनों की आकृतियां लंबी, कोमल, भावपूर्ण और अलौकिक सौंदर्य से युक्त दिखाई देती है। तो आ चीजा ध्यान रखनी है ना। ले स्क्रीनशॉट। क्या पढ़ रही है आप? किशनगढ़ चित्रकला शैली। एक एक चीज ध्यान देने लायक। देखो किशनगढ़ चित्रकला शैली प्रमुख चित्रकार आप ध्यान रखना है अपन। प्रमुख चित्रकार देखिए भाई, नानकराम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज और मोरध्वज निहाल चंद, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बदन सिंह, रामनाथ, सवाईदास और लाडली दास, ये पूछा गया। लाडली दास फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया आपको यही प्रश्न, है ना। और आने वाले समय में ये और दूसरे में से किसी में भी पूछ सकते हैं। आपको सूरध्वज पूछ सकते हैं, मोरध्वज तो पता है, सूरध्वज पूछ सकते हैं या मूलराज पूछ सकते हैं। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट।
अच्छा, मैंने नाथद्वारा चित्रकला शैली स्टार्ट में बता दिया क्या आपको? ये कमला और इलायची तो मैंने आप लोगों को स्पेशली बताया ही नहीं, ये पुरुष चित्रकार तो बताए। कमला और इलायची स्पेशल ध्यान रखना कि देखो नाथद्वारा की चाय बहुत फेमस है, जो बनाती कमला है इलायची डाल के, ऐसे याद रखना। महिला चित्रकार स्पेशली पूछते हैं तो नाथद्वारा चित्रकला शैली के याद रखने का तरीका है कि महिला चित्रकार के कमला है जो नाथद्वारा में इलायची डाल चाय बहुत बढ़िया बनता है। ठीक है, इस तरीके को याद रख लियो। तो ये कमला और इलायची अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं, अजमेर चित्रकला शैली। ठीक है, अजमेर चित्रकला शैली में देखोगे तो राजनीतिक उथल पुथल और धार्मिक प्रभावों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृतियों का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी शहर में अलग देखने को मिलेगा, गांवों में अलग देखने को मिलेगा, ठिकानों में अलग देखने को मिलेगा। शहर की बात करें तो दरबारी और सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, गांवों में लोक संस्कृति का वर्चस्व और ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व देखने को मिलता है। शहरों में देखोगे तो दरबारी बताएंगे, राजा बताएंगे, गांवों में लोक संस्कृति से संबंधित बताएंगे और ठिकानों में राजपूत संस्कृति से संबंधित बताएंगे। तो ये देख लो, ये चित्र पूरे ही बता रखे हैं। प्रमुख सहयोगी और ठिकाने कौन से रहे इनके, देखो भिनाय, सावर, मसूदा, जूनिया। भिनाय, सावर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों ने अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया है। धार्मिक समन्वय, यह एक ऐसी कलम शैली रही है जिसे हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म को समान रूप से आश्रय मिला है। यानी सभी तरह के चित्र यहाँ पे देखने को मिले। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं ना, वह सभी तरह के चित्र। सिख नहीं थे यहाँ पे क्योंकि उस समय प्रभाव नहीं था, बाकी ये जो है सारे देखने को मिल जाते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति चित्रण कि जूनिया के चित्रकार चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का चित्र सन 1698 का व्यक्ति चित्र इस शैली का प्रमुख उदाहरण रहा है। राजा पाबूजी का चित्र, और भाई साहब ध्यान रखना, ये राजा पाबूजी का चित्र और ये सारे क्रम अनुसार पूछे हुए हैं। और उस समय जब ये प्रश्न बना था भाई, इतना चर्चा में रहा, अरे ये प्रश्न कहां से आया, अरे भाई साहब इस तरीके से पूछने लग गए, वो पूछने लगे। और ये प्रश्न तो बना तो अभी 4 महीने पहले था, अपन ने आरबीसी की किताब में दो साल पहले दे रखा था कि ये रहे आपके चित्र। देखो मेहनत करियोड़ी कभी भी व्यर्थ नहीं जावे, ए वास्ते ध्यान प्रॉपर दियो। प्रश्न था रेटू मणी, सीधी सट बात है। राजा बाबूजी को चित्र सन ध्यान रखियो 1698 में है, जूनिया के चित्रकार चांद द्वारा बनाया गया है। किसने बनाया? जूनिया के चित्रकार चांद द्वारा अंकित है। ये भी पूछते हैं, ले स्क्रीनशॉट। कभी भी पढ़ाई को हल्के में मत रहना, ये पढ़ाई ही आप लोगों को आगे लेकर जाएगी। मेहनत करते रहो, फल जरूर मिलेगा, देर से ही सही लेकिन मिलेगा जरूर। अजमेर चित्र शैली के अंदर और देखते हैं, अजमेर शैली के प्रमुख चित्रकार ठिकानों के अनुसार तो जूनिया का तो चांद फेमस था, सावर का तैयब, नांद के राम सिंह भाटी, खरवा के जालजी और नारायण भाटी, मसूदा के माधोजी एवं राम, अजमेर के अल्लाह बख्श, उष्णा और साहिबा। साहिबा स्त्री चित्रकार थी, विशेष उल्लेखनीय है यहाँ पे। क्या क्या ध्यान रखोगे, ये देखो जूनिया का चांद, ये सावर के तैयब, ये नांद के अपने राम सिंह भाटी, खरवा के जालजी और नारायण भाटी, मसूदा के माधो जी और राम जी, अजमेर में अल्लाह बख्श, उष्णा और साहिबा। चित्रों भी याद रह जाए, यूं भी याद रह जाए। आने वाले समय में आप लोगों को यह मिलान वाला प्रश्न देखने को मिल सकता है। अजमेर के विभिन्न ठिकानों के अलग अलग चित्रकार, ठीक है, विभिन्न ठिकानों के अलग अलग चित्रकार भी देखने को मिल सकते हैं। आते हैं अपन नागौर शैली के अंदर। नागौर शैली में स्पेशली आप लोगों को सबसे पहले मैं एक लाइन लिखा दूं कि यहाँ पे बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है। बुझे हुए रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, देखो चित्रण के माध्यम, लकड़ी के कमाड़, कमाड़ यानी दरवाजे, किपाट जिनका, किवाड़ों पे किले के भित्ति चित्रण पर मारवाड़ शैली का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। ये देखो किवाड़ों पे चित्र बने हुए थे ना, लकड़ी के किवाड़ होते हैं, ये किवाड़ बने हुए, इस पे चित्र देखने को मिलता है। किले के अंदर जो है भित्ति चित्र बने हुए होते हैं, उन पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलता पूर्वक चित्रित किया है और पारदर्शी वेशभूषा नागौर चित्रकला की विशिष्ट पहचान रही है। क्या वृद्धावस्था के चित्र बहुत इन्होंने बनाए हैं और पारदर्शी वेशभूषा, यहाँ पे देखते हो पारदर्शी वेशभूषा के चित्र भी यहाँ की विशिष्ट पहचान रही है। और क्या ध्यान रखोगे, बुझे हुए रंगों का प्रयोग नागौर उपशैली के अंदर। लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखिए जैसलमेर चित्रशैली। अब जैसलमेर कटपट है, जैसलमेर है दूर दराज, ठीक है, किन्ने भी कहा नहीं, भले सिरोई पालीरो भी कोई हो, उन्होंने कहता कि जैसलमेर पोस्टिंग मिली है तो बिन लागे अरे यार जैसलमेर पोस्टिंग है इतनी दूर, जबकि जैसलमेर भले मारे पड़े पड़ दी
और धौलपुर करौली बहुत दूर पड़े, तो भी बाणे यूं लागे यूं बढ़िया तो धौलपुर करौली मिल जाता तो ठीक रहे, तो ठेठ जैसलमेर जाओ। तो जैसलमेर यानी कि दुर्गम कह सकते हैं, इसलिए लगता है लोगों को कि दुर्गम है, रेत धोरे वगैरह ज्यादा है ना, लेकिन घूमने जाना आजकल जैसलमेर ही पसंद करते हैं। परदेसी परदेसी जाना नहीं, एक गीत बट चले है। तो ये जो टेंट हाउस वगैरह बनी बड़ा है, बस सबने लगे अरे यार जैसलमेर अपन भी जाना चाहिए है। आजकल बहुत भीड़ भाड़ हो गई जैसलमेर के अंदर भी, वो पहले वाला मजा नहीं रहा है ना। सॉरी। तो यूं है कि जैसलमेर, मेरे आप लोगों को इतना बताने का मतलब यह है कि दूर दराज पड़ता था तो यहाँ पे किसी भी तरीके से बाहरी चित्रशैली का प्रभाव नहीं देखने को मिला। एकमात्र जैसलमेर की चित्रशैली जिस पर कोई बाहरी प्रभाव देखने को नहीं मिला, खाली जैसलमेर वाला चित्रकार जो बनाए वो ही प्रभाव है। ठीक है, इस शैली का विकास मुख्य रूप से महारावल हर्राय और अखेय सिंह और मूलराज के संरक्षण में हुआ। महाराजा हर्राज, अखेय सिंह और मूलराज के संरक्षण में। मूमल जैसलमेर शैली का प्रमुख प्रसिद्ध चित्र है। मूमल जो है ना, स्पेशली ध्यान रखना, लोथरबा की राजकुमारी थी, लोथरबा की राजकुमारी थी। तो मूमल के चित्र बहुत देखने को मिलते हैं, महेंद्र मूमल के चित्र देखने को मिलते हैं। विशिष्ट पहचान क्या है कि जैसलमेर चित्र शैली एक प्रमुख विशेषता यह है कि मुगल या जोधपुर शैली का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला, ये स्थानीय विशुद्ध चित्र शैली रही है। अब थान पूछ लगे जैसलमेर चित्र शैली में क्या क्या देखने को मिली, क्या क्या विशेषता, क्या चित्र देखने को मिलता है, ये एक चित्र देख लो सब समझ में आ जाएगा। महेंद्र मूमल का चित्र देखने को मिल जाएगा, किले का चित्र देखने को मिल जाएगा, ऊंट के चित्र देखने को मिल जाएंगे, दोरों के चित्र मिल जाएंगे और दोरों के ऊपर मरुद्भिद वनस्पति देखने को मिल जाएगी। तो जो दोरे में दिखे बस जैसलमेर चित्रकला शैली में देखी, ले स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। घाणेराव उपशैली, कई जना होचे कि गौरव सिंह घाणेराव लिखते हैं, यानी कि घाणेराव इनकी जाति है, गोत्र है। जाति गोत्र टीचर जो है ना, ओरिजिनल जाति गोत्र ऊपर उठे नहीं पड़ावे कि भी जाति गोत्र उनके लिए रहती नहीं। हमारी जाति, हमारा धर्म शिक्षक और हमारे से पढ़ने वाले विद्यार्थी और उनकी जाति और धर्म विद्यार्थी की है, बस इस चीज पे आके पढ़ाते हैं और वही चीज स्टार्ट से फॉलो की है। ये जो घाणेराव पीछे नाम देखने को मिलता है, ये हमारे पैतृक गांव का नाम है, इसलिए इसको पीछे लगाया है कि हाँ कभी अपन अच्छा काम करें तो कम से कम जो है गांव का नाम भी साथ में रोशन हो, तो वही चीज है। तो ये घाणेराव उपशैली पाली का एक ठिकाना था ये, ठीक है, जोधपुर का एक ठिकाना था। जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोडवाड़ भूखंड में घाणेराव एक प्रमुख ठिकाना रहा है। इनके चित्रकार कौन रहे? नारायण, छज्जू और कृपाराम ने मिलकर यहाँ की एक नवीन चित्रशैली का निर्माण किया। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है मुझे कि घाणेराव चित्रशैली के स्पेशल पूछे तो नारायण, छज्जू और कृपाराम आपको पूछ सकते हैं। महत्व की बात करें तो इस नवीन चित्रण परंपरा के कारण ही घाणेराव को मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन थे? नारायण, छज्जू और कृपाराम। तो ये स्पेशली ध्यान रखना है आपको, घाणेराव चित्रशैली के अंदर ये तीनों ही लेखक ध्यान रखना है स्पेशल। अच्छा, घाणेराव के अंदर बंदूक डालने का कारखाना भी था, किलों के अंदर बताएंगे, वहां की बंदूकें जोधपुर में रखी हुई है, ले स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई साहब, इसी के साथ में आप लोगों के ये इस सप्ताह की अंतिम क्लास पूरी हुई और मारवाड़ चित्रशैली को अपन ने पूरी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से लगभग 43-44 मिनट के अंदर पढ़ लिया है। और इतना यदि आप बुक भी लेकर बैठो पढ़ने तो इतनी चीजें याद नहीं होती। पहली चीज क्यों? क्योंकि वहां पे सीधे सीधे लिखी हुई है, पैराग्राफ है पूरा का पूरा, भी पढ़ा इंटरेस्ट नहीं आता। बस किताब साइड में मिलता कि हम तो नहीं बने प्रश्न, अरे प्रश्न बने पढ़ने पैटर्न था पता होने से है ना, तो ओ पढ़ने पैटर्न है, ए प्रश्न है, इस तरीके बने। इंगे अलावा आ किताब थान दियोड़ी इम के प्रश्न बन रिया है, की व्याख्या आवे, की तरीके आवे, सारी भाई 2026 री अगर सब कोई डिमांडिंग किताब रही है ना तो आई रही है। सबसे ज्यादा डिमांडिंग यदि कही रही है, किसी किताब के स्टॉक शॉर्ट हुए हैं यदि दुकानों से, अभी भी कई जगह शॉर्ट चल रहे हैं, किसी किताब के स्टॉक शॉर्ट हुए हैं तो वो इसी किताब के हुए हैं। अच्छा, स्टॉक शॉर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि जो पीछे से कि सप्लाई इतनी आ रही, सप्लाई तो व्यवस्थित चल रही है एकदम, लेकिन इसके अंदर की गई मेहनत और विद्यार्थियों का प्रेम, और विद्यार्थी जानते हैं कि यदि हमारे सर ने कोई किताब दी है और इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं तो इसका प्रभाव जो है परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा, मिल रहा है देखने को। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, सारे के सारे प्रमाण टेलीग्राम पे डाले ले, बस और क्या चाहिए। लो भाई ठीक है, इस क्लास से, इस सेशन में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।